नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। इसरो आज तीसरे पहर श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। देश में विकसित टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों से मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले। कोविड जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख के पार। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ दिन रात के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद संभला। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस पहले नीति में प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना हमेशा सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण ये वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि ये संतोष की बात है कि भारत और बांग्लादेश दवाओं, चिकित्सा उपकरणों तथा डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है। लैंड बॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया, नए साधनों को जोड़ा। यह सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करेगा। इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा, चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों में संपर्क सुविधा बढ़ी है और इससे आपसी संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि विजय दिवस के अगले दिन दोनों देशों के बीच आज इस बैठक का विशेष महत्व है। आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है। एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी। ये 4 विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव-गांव ले जाई जाएगी। भारत बांग्लादेश वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क का भी उद्घाटन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को अगले वर्ष होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने श्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। G7 के सदस्य देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इस वर्ष G7 का विस्तार भी होने वाला है, जिसमें 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे और इसका नाम D10 कर दिया जाएगा। उधर लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि श्री जॉनसन ने
दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को एक अतिथि राष्ट्र के रूप में सम्मेलन के लिए आमंत्रित करते हुए श्री मोदी को पत्र लिखा है। बयान में कहा गया है कि समान विचारों वाले लोकतंत्रों के समूह के साथ काम करने की श्री जॉनसन की आकांक्षा के अंतर्गत ये कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य साझा हितों को आगे बढ़ाना और समान चुनौतियों से निपटना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति टन की दर से सब्सिडी देने का फैसला किया गया। सब्सिडी का ये पैसा गन्ना किसानों के खातों में जमा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसका लाभ 5 करोड़ किसानों तथा 5 लाख श्रमिकों को मिलेगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 6 राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दे दी है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्यों में पारेषण तथा वितरण ढांचे को मजबूत बनाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चीनी निर्यात पर दी गई 3,500 करोड़ रुपए की छूट को सीधे गन्ना किसानों के खाते में भेजने के मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से चली आ रही किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। श्री प्रधान ने कहा कि इससे गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ अतिरिक्त एथेनॉल बनेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ विपणन मौसम में पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 22.14 की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि अब तक 390 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीफ की फसलों की खरीदारी की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से चालू है। खरीदे गए कुल धान में से अकेले पंजाब से 202 लाख टन की खरीद हुई है, जो कुल खरीदारी का 51.88% है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई ने 3 नए कृषि कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अगले 3 दिनों में 10 किसान सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने आज अहमदाबाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मुद्दे पर देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से मिले निर्देश के संदर्भ में ये फैसला किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा की प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित कुल 10 में से 5 किसान सम्मेलन आज आयोजित किए गए हैं। इन 5 किसान सम्मेलन पंचमहाल जिले के मोरवा हड़प, राजकोट जिले के पड़ोदरी, अमरेली जिले के सावरकुंडला, बनासकांठा जिले के डीसा और सूरत जिले के बारडोली में आयोजित किए गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल पंचमहाल के सम्मेलन में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला राजकोट के किसान सम्मेलन में उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल सूरत जिले के किसान सम्मेलन में उपस्थित थे, जबकि राज्य के कृषि मंत्री RC फड़दू और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोवर्धन झड़पिया अमरेली और बनासकांठा जिले के किसान सम्मेलन में उपस्थित थे। प्रत्येक किसान सम्मेलन में आसपास के 2 से 5 जिले के किसानों को सम्मिलित किया गया है। बाकी के 5 किसान सम्मेलन मेहसाणा, जूनागढ़, नवसारी, कच्छ और आणंद जिले में अगले 2 दिनों में आयोजित किए जाएंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री ST सोमशेखर कृषि अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जनवरी से राज्य का दौरा करेंगे। मैसूरू में कल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि अधिनियमों और राज्य में APMC संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत मार्केटिंग फेडरेशन ग्रामीण क्षेत्रों में जन आषाढ़ी कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसके तहत राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4,750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उपयोग मछुआरों और डेयरी किसानों को 0 से 3% ब्याज दर पर ऋण देने में किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो
ये आकाशवाणी है। भारत का नया संचार उपग्रह CMS-01 अब से कुछ देर बाद PSLV C-50 यान से छोड़ा जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण दोपहर बाद 3:41 पर होगा। ये अभियान केवल 21 मिनट में पूरा हो जाएगा। PSLV का ये 52वां अभियान होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ये अपने देश में 77वां प्रक्षेपण होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वर्कहॉर्स रॉकेट PSLV देश के नए संचार उपग्रह CMS-01 को भू समतुल्य अंतरण कक्षा में छोड़ने के लिए तैयार है। इस प्रक्षेपण अभियान को करीब 21 मिनट में अंजाम दिया जाएगा। CMS-01 उपग्रह में ट्रांसपॉन्डर लगे हैं, जिनसे एक्सटेंडेड सी बैंड का इस्तेमाल करते हुए सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस उपग्रह का उपयोगी जीवन काल 7 वर्ष का होगा। चेन्नई से जय सिंह, आकाशवाणी समाचार। भारत में विकसित कोरोना टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रही है। परिषद ने बताया है कि टीके को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के अनुकूल है। कोवैक्सीन उन 3 टीकों में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक की ओर से विचार किया जा रहा है। इस टीके का तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण 18 साल से 55 साल के लगभग 26,000 स्वयंसेवकों पर किया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 11,59,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 15 करोड़ 78 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की गई है। इस समय दैनिक जांच क्षमता 15 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि उच्च स्तर की जांच से संक्रमित लोगों की जल्दी पहचान, उन्हें तुरंत आइसोलेट करने और प्रभावी उपचार करने में मदद मिली है। इसके कारण मृत्यु दर भी कम हुई है। बड़ी संख्या में जांच से दैनिक संक्रमित दर कम होकर करीब 2.07% रह गई है। देश में 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन जांच की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानकों की तुलना में करीब 5 गुना अधिक है। इस वर्ष जनवरी में पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में केवल 1 प्रयोगशाला थी, जबकि अब 2,257 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें से 1,194 सरकारी और 1,063 निजी प्रयोगशालाएं हैं। देश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल संक्रमित मरीजों की केवल 3.24% रह गई है। पिछले 24 घंटे में लगभग 9,600 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में करीब 3,22,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 25,000 से कम बनी हुई है। बीते एक दिन में करीब 24,000 लोग संक्रमित हुए। ये पिछले 4 महीने में रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे कम संख्या है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 95.31% हो गई है। अब तक 94,89,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 33,200 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में इस समय उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 30 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश भर में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के मानक संचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन और डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के संपूर्ण समर्पण के कारण कोविड से स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है। मृत्यु दर भी लगातार कम होकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 355 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। बिहार में कोविड रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इसलिए पटना के बिहटा में पीएम केयर्स के तहत बनाया गया 500 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल बंद कर दिया गया है। संक्रमित रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ये अस्पताल 24 अगस्त को बनाया गया था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में निःशुल्क कोविड टीकाकरण के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। पटना में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ निःशुल्क टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्री पांडे ने कहा कि इसके लिए ब्लॉक स्तर पर भी समिति बनाई जा रही है। राज्य में अब तक 2,38,462 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं।
उपचार करा रहे रोगियों की संख्या भी निरंतर कम हो रही है। इस समय 5015 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 466 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 565 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.41% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.20% अधिक है। पिछले 24 घंटों में 1,22,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक 1,66,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,257 कोविड रोगियों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अब तक राज्य में 2,11,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 20 जिलों में ही 100 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। इनमें भी सबसे अधिक मामले इंदौर और भोपाल में हैं। उधर कल कोरोना संक्रमण के 1079 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या करीब 2,27,000 हो गई है। राज्य में कल सबसे ज्यादा 398 लोग इंदौर में संक्रमित हुए हैं। वहीं भोपाल में 179 लोग संक्रमित मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। हालांकि कल तक मुंबई शहर में इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई में अब तक कोरोना के 2,85,000 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 2 दिनों में मुंबई के सक्रिय मामले 12,900 से लगभग 6,800 हो गया है। बुधवार को बीएमसी ने कोविड संक्रमण से जुड़े 795 नए मामले और 7 मौतें दर्ज किए हैं। नए मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए नागरिक अधिकारी जनवरी में कोविड रोगियों के लिए बनाए गए जंबो केंद्रों की वर्तमान आवश्यकता की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद इन केंद्र को चालू रखा जाए या नहीं, इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में दहिसर, बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स और मुलुंड में जंबो केंद्र चालू है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। त्रिपुरा में कोविड मरीजों की संख्या कम होकर 274 हो गई है। राज्य में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 98.03% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 24 नए मरीजों का पता चला और 32 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 33,081 संक्रमित व्यक्तियों में से 32,406 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 5,59,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। मिजोरम में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 95.74% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना रोगियों का पता चला और 12 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,906 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 4,085 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इस समय 171 रोगियों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड के 509 नए मरीजों का पता चला। इसके साथ ही राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2,79,644 हो गई। राज्य में कल 48,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.89% पर पहुंच गई है। एक दिन में 517 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 2,70,967 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में अब तक 1,505 कोविड रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय 7,000 से अधिक कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। इसरो आज तीसरे पहर श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। देश में विकसित टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले। कोविड जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख के पार। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ दिन रात के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद संभला। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा देना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय विद्यार्थी स्टार्टअप सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं और अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है। उन्होंने कहा कि नवाचारों के बिना विकास संभव नहीं है।
श्री जावड़ेकर ने बच्चों में शुरू से ही नवाचारों की सोच विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के साथ ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब से काफी सफलता मिली है। 6ठी से 12वीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग और ऐसे आधुनिक औजारों से और आधुनिक तकनीक से काम करने लगते हैं और इसीलिए यह अटल टिंकरिंग लैब एक बहुत सफल प्रयोग रहा और अटल टिंकरिंग लैब की ओलंपियाड होती है, वो ओलंपियाड में अनेक नए आइडियाज लेकर छात्र आते हैं। ये इनोवेशन की शुरुआत है। केंद्र ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय योग खेल संघ को योगासन के प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल संघ की मान्यता दी गई है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय और खेल और युवा कार्य मंत्रालय मिलकर योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आज नई दिल्ली में बताया कि योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर और स्वस्थ जीवन का तरीका है। The practice of yoga and help to improve the physical and mental well-being of the people of the ages and fitness level. This competition promote yoga as a sports will be enhance interest in yoga among the people around the globe. Yogasana is a competitive sports doesn't seems to be an oxymoron to people in the yoga community. Some feels that yoga as a competition is a form of misappropriation. इस अवसर पर खेल और युवा कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आयुष मंत्रालय द्वारा योगासन को उपयुक्त मंच प्रदान करने की सराहना की। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाहर चले जाने के कदम को संसदीय प्रणाली और संवैधानिक संस्थानों का अपमान बताया है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 1.5 साल में संसदीय समिति की 14 बैठकें हुई और श्री गांधी केवल 2 में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उदाहरणों से साफ पता चलता है कि श्री गांधी संवैधानिक प्रक्रिया का कितना सम्मान करते हैं। सदस्यों ने जो बताए वही विषयों की चर्चा होती है, लेकिन ये भी उनको मालूम नहीं। और तो और उनको संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितना आदर है। वो वॉकआउट कर गए एज इफ ये कोई प्रोटेस्ट का केंद्र है। स्थायी समिति में प्रोटेस्ट और पब्लिक के लिए भाषण देने का नहीं है स्थान वो। और हमें मालूम है राहुल गांधी जी ने जब वो सत्ता में थे तब भी मनमोहन सरकार ने जो एक प्रस्ताव पारित किया था कैबिनेट में, कैबिनेट के फैसले को आप सबके समक्ष पत्रकार वार्ता में वो फाड़ दिया और कचरे के टोकरी में डाल दिया। तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी ये आस्था है। श्री राहुल गांधी ने कल ये आरोप लगाया था कि संसदीय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही थी, इसलिए वे बैठक से उठकर चले गए थे। देश में इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में 32 अरब 28 करोड़ रुपए के 10 लाख से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया। ये अदालतें वर्चुअल और अन्य माध्यम से आयोजित की गईं। 12 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत संचालित करने के लिए 31 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8,152 पीठ गठित की गईं। इस दौरान 10,42,816 मुकदमे सफलतापूर्वक निपटाए गए। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित लोक अदालत विवादों के समाधान की वैकल्पिक विधि है। विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल ने आज तड़के पाकिस्तान से लगी सीमा के निकट 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि घने कोहरे के बीच हथियारों से लैस ये आतंकवादी तड़के करीब 2:30 बजे अटारी सीमा के निकट राजदल चौकी क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश में थे, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल और हेरोइन के 2 पैकेट भी बरामद किए गए हैं। छानबीन जारी है। वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 की आज की विशेष कड़ी में हम आपको बताएंगे किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति और वामपंथी उग्रवाद पर उठाए गए सुरक्षा बलों के विभिन्न कदमों से भारत को विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने
भारत को $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मोदी जी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में देश को ले जाना चाहते हैं और हम सबको भरोसा है कि मोदी जी का जिस प्रकार का नेतृत्व है देश जरूर वहां पहुंचेगा, परंतु वहां पहुंचने के लिए निहायत जरूरी है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बरकरार रखें और बेहतर 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 बनाते जाएं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा। मैं बीपीआरएनडी के सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों के लिए पुलिस बल को सुसज्ज करने में आपकी अहम भूमिका है। आकाशवाणी से बातचीत में झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक विष्णु दयाल राम ने कहा कि पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की संपूर्ण स्थिति में सुधार हुआ है। उत्तर पूर्व के राज्यों में हमेशा समस्याएं होते रहती थी। विधि व्यवस्था को लेकर के नागा में जो निवासी हैं सभी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। बर्मा से सटे जो एरिया है उसमें हमेशा समस्या बनी रहती थी। जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा उसी प्रयास का प्रतिफल है कि बर्मा बॉर्डर भी अभी शांत है और असम के क्षेत्र में भी शांति बनी हुई है। जो सरकारें हैं बिना किसी बाधा के चल रही हैं, तो ओवरऑल अभी जो स्थिति है वो बहुत ही सही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में 2020 के दौरान एकीकृत और समन्वित नजरिया अपनाया गया। कोविड-19 महामारी से निपटने में पुलिस बलों की भूमिका इस बात का प्रमाण रही कि प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों से निपटने में उनकी क्षमता बढ़ी है और वर्दीधारी लोगों का रूपांतरण जनहितैषी बल के रूप में हुआ है। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए स्थानीय परिषदों के चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी इन क्षेत्रों के बेहतर और उज्जवल भविष्य का संकेत है। कर्नाटक में 22 दिसंबर को होने वाले ग्राम पंचायत के पहले चरण में 1,17,383 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इस चुनाव में 48,048 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1,64,550 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में 43,238 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2 चरण में दिसंबर 22 और 27 तारीख को ग्राम पंचायत चुनाव होंगे और नतीजे दिसंबर 30 तारीख को आएंगे। मतदान के लिए 45,128 मत केंद्र बनाए गए हैं और 2.7 लाख कर्मचारी इसका निर्वहन करेंगे। आयोग ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इन चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टियां भाग नहीं लेंगी। कोई भी उम्मीदवार पार्टी का चिन्ह या नेता का चित्र प्रदर्शन करना निषिद्ध है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में एडिलेड में खेले जा रहे पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। विराट कोहली 39 और अजिंक्य रहाणे 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। चेतेश्वर पुजारा ने 43 और मयंक अग्रवाल ने 17 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रृंखला का पहला मैच गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 दिवसीय श्रृंखला जीती थी, जबकि भारत ने 2020 श्रृंखला में जीत दर्ज की थी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में सुबह धुंध छाई रही। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में सामान्य तौर पर आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 3 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की। इसरो आज तीसरे पहर श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। देश में विकसित टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के परीक्षणों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले नतीजे मिले।
कोविड जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख के पार। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले दिन रात के क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद संभला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।